सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, आज नैब में लाहौर ने एक कार्रवाई करने की कोशिश की। जो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं शहबाज शरीफ, उनके घर पर छापा मारा और उनके बेटे हमजा शहबाज जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए नैब लाहौर की टीम पहुंची थी। लेकिन वहां पर वारंट मौजूद होने के बावजूद भी नैब की टीम ये गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सकी है। वहां पर बड़ी तादाद में नून लीग के कारकुनान मौजूद थे। हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे जिनकी जानिब से मुज़ाहमत की गई और बताया यह भी गया कि नैब की टीम पर कोई हल्का फुल्का तशद्दुद भी वहां पर किया गया। खासी मज़ाहमत का नैब की टीम को सामना रहा, जिसके बाइस से गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। और वजह इसकी नून लीग की जानिब से यह बताई गई है। हमजा शहबाज ने खुद भी आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म उनके पास मौजूद है, जिसमें अगर उनको गिरफ्तार किया जाना है तो 10 रोज पहले उन्हें इत्तला देनी होगी। जबकि दूसरी जानिब 27 मार्च 2019 का वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी सामने आया है कि जिसमें नैब की गिरफ्तारी के कानून की जो नैब का इख्तियार है उसकी तशरीह की गई है। और यह कहा गया था उस फैसले में वाज़ेह तौर पर कि नैब के पास अगर किसी के भी खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और गिरफ्तारी की जरूरत नैब महसूस करता है तो बगैर पेशगी इत्तला के उस शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब नैब टीम का यह कहना है कि वो इस सारे मामले की FIR भी कटवाएगी, मुकदमा भी दर्ज करवाएगी, चूंकि कार्य सरकार में मुदाखलत का भी यह मुकदमा बनता है। अब हमजा शहबाज और वहां पर मौजूद जो नून लीग के दूसरे अरकान थे उनके खिलाफ यह मुकदमा नैब की जानिब से करवाया जाएगा। तो इसकी कानूनी तौर पर क्या हैसियत है? कानूनी तौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो हाई कोर्ट के उस हुक्म के ऊपर लागू नहीं होता जो कि हमजा शहबाज के पास है, जो रिलीफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से ले रखा है? उस हुक्म की क्या हैसियत रह जाती है 27 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जवाद अहमद साहब, चेयरमैन बराबरी पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर वकील हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि अमीर अब्बास जो कि प्रोग्राम तब्दीली के एंकर पर्सन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जवाद साहब, ये तो जो आज की कार्रवाई रही है, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा, जो कार्य सरकार में मुदाखलत का तो एक और केस बन गया। सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च को वाज़ेह कर चुका है कि नैब का क्या इख्तियार है, वो किसी को भी बगैर पेशगी इत्तला के गिरफ्तार कर सकता है। उसके बावजूद जो है आज मज़ाहमत रही, क्या कहेंगे आप? अभी भी जो अंदाज है नून लीग का, उनकी लीडरशिप का, वो वही है जैसे कि अपने दौरे हुकूमत में था? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि वो अभी भी उसी स्ट्रीक में हैं। वो समझ रहे हैं कि वो इनकलाबी लोग हैं और इनकलाब शायद करने के लिए उनकी पार्टी बनी है। और अगर फ़र्ज़ करें कि नैब किसी भी पार्टी पे हाथ डाल रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा नैब बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि उनको, क्योंकि जिस तरह की वो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उसके बाद कोई सबूत भी नहीं मिलते किसी के, और लोगों का अतमाद जो है वो लूज़ हो रहा है नैब के ऊपर। मेरा ख्याल है कि उनको अपना होमवर्क पूरा करने के बाद ही काम करने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं तो सिर्फ एक ही बार बात कर रहा हूँ इस मुल्क के अंदर कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान नहीं समझती है कि इस मुल्क का असल मसला अमीरी और गरीबी का है, अमीर और गरीब के दरमियान मसला है। और जितने लोग जिन्होंने पैसे बनाए हैं, चाहे वो कहते हैं ना जी हमने करप्शन नहीं की, हमने वैसे ही बनाए हैं, तो फिर उन्होंने सिस्टम को यूज़ करके बनाए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनका जो जितना भी पैसा है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो अलीमा खान साहबा हों, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों, चाहे वो आसिफ ज़री साहब हों, हाँ, और जितने लोग हैं ये हों, इनका पैसा आखिरकार या तो इन्होंने कोई बेईमानी बदउनवानी की है, इतनी सी इकॉनमी के अंदर 275 बिलियन डॉलर की इकॉनमी हो और लोग खरबपति अरबपति बन जाएं, मलिक रियाज बन जाएं लोग यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा हुआ भी है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई लीगल सिस्टम इस्तेमाल किया है, लेजिस्लेशन इस्तेमाल की है, आपने इस मुल्क का सिस्टम जो है अब उसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया है उसी वक्त जबकि ये सब लोग पैसा बना रहे थे और ये खरबपति अरबपति हो रहे थे और करोड़हापति हो रहे थे। लाखों लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में। उस वक्त करोड़ों लोग पाकिस्तान के जो हैं उनकी नस्लें बर्बाद हो रही थी। उस वक्त ये जो हमारे किसान हैं गरीब, इनके साथ तो ये हाल है कि आज 2.5 करोड़ बच्चा इनका स्कूल अभी भी नहीं जाता। और इसके अलावा मजदूर जो हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इदारों में काम करते हैं, आज ये मिनिमम वेज 16,500 है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जहाँ 6,000, 8,000, 10,000 रुपये में लोग लाहौर जैसे शहर में काम करते हैं, कराची जैसे शहर में काम करते हैं, उसके अंदर अगर इन लोगों पे हाथ डाला जाता है, लेकिन सही तरीके से डाला जाए, केस सही बनाया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊँ, ये लोग कहते हैं ना कि जी कैपिटलिज्म के अंदर जो पाकिस्तानी कैपिटलिज्म है, थर्ड वर्ल्ड कैपिटलिज्म, इसके अंदर हम लोगों का पैसा वापस लेके आ सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पॉसिबल ही नहीं है।
ये मैं बार बार कहता हूँ लोगों को, ये इमरान खान साहब लेके आके दिखाएं ना वापस नवाज शरीफ साहब का पैसा। असल मसला तो ये है कि हमें पैसा चाहिए। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब को अंदर तो करवा दिया लेकिन पैसा अभी तक वापस नहीं आया। ये पैसा ऐसे वापस नहीं आना, ये पैसा उस वक्त आएगा जब आप एक पूरे तबके की बात करेंगे। आप सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं करेंगे और आप उनसे कहेंगे कि भाई आपने जायज़ या नाजायज़ जिस तरीके से भी पैसा बनाया है, आखिरकार आपने सिस्टम को यूज़ किया है, आपने चाहे बेईमानी करके किया है या सिस्टम को लीगली अपने मुवाफिक यूज़ किया है, जबकि बाकी तमाम लोग बेड़ा गर्क उनका हो गया था इस मुल्क में। तो अब आपको पैसा वापस करना चाहिए कौम को। मेरा ख्याल है कि इस लेजिस्लेशन के लिए वही पार्टी लेजिस्लेशन ये कानून साजी कर सकती है अमीरों से पैसा वापस लेने की, जो कि मिडिल क्लास मेहनत कशों नौजवानों की हो। यही हम बार बार बात करें इस मुल्क के अंदर के जवाद साहब जो पैसा वापस लाने की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसके लिए तो बड़ी कानून साजी की जरूरत है, उसमें तो बड़े रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। लेकिन जो नैब की परफॉर्मेंस की, नैब के होमवर्क की आप बात कर रहे हैं, नैब ज़ाहिर एक एहतसाब का एक रियासती इदारा है, उसके काम में तो मुदाखलत नहीं की जा सकती ना। केस कमजोर है या केस मजबूत है, ये तो बात की बात है। अगर केस कमजोर होता तो हमजा शहबाज या जो बड़े बड़े लोग हैं वो खुद रिहा होकर आ जाएंगे अदालत से, लेकिन गिरफ्तारी से ही रोक देना। अगर हमजा शहबाज की या कोई एक आम आदमी होता तो नैब के पास वारंट होते या नहीं होते, वो किस तरह गिरफ्तार होता, अभी उसका क्या हाल होता शाम तक, कि आपको भी पता है। इस मुल्क में आपको मालूम है कि अमीर का कानून और है, ताकतवर का कानून और है, कमज़ोर का कुछ और है। इमरान खान साहब इतनी जो बातें हमारे साथ करते रहे, वादे करते रहे लोगों के साथ, इतने उन्होंने हमारे साथ जो है फिल्म चलाई पूरी उन्होंने कि करप्शन असल मसला है और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं अब करके दिखाएं ना ये सारा काम, क्योंकि मैं तो कहता हूँ सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ अमीर आदमी और ताकतवर के लिए है। इसलिए हमजा शहबाज साहब जो है वो जो कुछ भी कर सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कुछ कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी वो उनके पास पैसा उतना ही मौजूद है, उनके फ्लैट्स, उनके जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं कि जी वो सही है गलत है, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो अदालत कहती है ना, मैंने तो उनके कोई सासे नहीं देखे, लेकिन पूरी कौम कह रही है, अदालत कह रही है, तो पैसे वापस तो आ नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि देखें जब तक इस मुल्क में, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही बात बार बार कह रहा हूँ कि कमज़ोर और मजबूर महरूम लोग और जो कि मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, किसान हैं, मिडिल क्लास है, नौजवान हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है इस वक्त, जब तक इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट की, जब तक ये लोग अपने लिए कानून बनाने नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में, इनके लिए कानून नहीं बनाने वाली ये सब तमाम पार्टीज, क्योंकि ये तमाम पार्टीज इमरान खान साहब समेत जो कि 350 कनाल में खुद भी रहते हैं, खुद भी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, इन्होंने भी ज़मीन शौकत खानम की ली थी नवाज शरीफ साहब से, तो ये सब एक ही हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये पूरी ओवरहॉल करने की जरूरत है और इसके लिए कानून साजी 2/3 मेजोरिटी से होगी। वही पार्टी करेगी जो इन लोगों से उठेगी, जो 85% लोगों से उठेगी, जो कि 15% मिडिल क्लास भी शामिल होगी, तो 99% हो जाएंगे। 99% ठीक है, आम आदमी की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जब भी आम आदमी के मसाइल को समझा जा सकता है। राजा आमिर अब्बास साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। राजा साहब, 27 मार्च का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था नैब की गिरफ्तारी के इख्तियार से मुताल्लिक, उस पर जरा रोशनी डालिएगा। लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म हमजा शहबाज साहब के पास है, 10 रोज़ का रिलीफ उनके पास मौजूद है कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें 10 रोज़ कबल इत्तला दी जाए, तो 27 मार्च के हुक्म के बाद क्या वो ख़त्म नहीं हो जाता? 27 मार्च का ऑर्डर उस हुक्म पर लागू नहीं होता? देखिए, ये दो बातें हैं। ये अपनी जगह पे हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है अभी तक। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन्होंने एक जनरल नैब के लॉ की इंटरप्रिटेशन की है कि नैब को किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब ये ऑर्डर भी अपनी जगह पे मौजूद था। तो इसमें असूली तौर पे तो नैब को चाहिए था कि अदालत में जाते और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है, अब आप ये ऑर्डर विड्रॉ कीजिए। लेकिन ये जो ऑर्डर हुआ था जिसमें 10 रोज़ का कहा गया था, ये उनका एक मखसूस केस में हुआ था और वो केस था एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन आज जो उन्हें अरेस्ट करने की वारंट्स निकले थे वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो कि इस केस में इस ऑर्डर के तहत नहीं आते। तो ऐसी सूरत हाल में नैब को इख्तियार था कि उन्हें अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन अब ये क्या वजह है कि नैब ने अरेस्ट क्यों नहीं किया और वापस आ गई? क्या ये तरीक़ाकार है नैब का अरेस्ट करने का? और नंबर 2, कुछ भी हो, हमजा शहबाज शरीफ एक पार्लियामेंटेरियन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो उनका काम था कि अगर ऑर्डर्स कोई गलत हैं तो मुतलका अदालत में जाएं, क्योंकि कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जो इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं, चाहे पुलिस है, FIA है, नैब है, अगर वो आपको अरेस्ट करने आती है तो आप आगे से उसको रिटेलिएट करें, आप आगे से उनके जो ऑफिसर्स आते हैं उनके कपड़े वगैरह फाड़ें, आप उनको असला वगैरह निकालें। तो ये एक गैर कानूनी काम हुआ और जिसकी पे मेरे ख्याल नैब ने अब FIR भी कटा दी है हमजा शहबाज
के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई इनको इशू था, ये कहते कि जनाब ठीक है हम अदालत में जाएंगे, ये कॉन्टेम्प्ट लगा सकते थे चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कि जनाब हमारे पास हाई कोर्ट का ये ऑर्डर मौजूद है, आप फिर भी अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये कॉन्टेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है। लेकिन कानून कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप आगे से उन पे हमला आवर हों, आप उनके कार्य सरकार में मुदाखलत करें। और नंबर 2 ये है कि आया उनके पास अरेस्ट वारंट्स थे, यकीनन नैब के पास अरेस्ट वारंट्स होंगे। और फिर एक चीज़ और अहम होती है कि अगर आप किसी के घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो ऐसी सूरत में मुतलका मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना, आपने सर्च वारंट्स वगैरह आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिस पे नैब अब जवाबदेही नैब की भी होगी कि क्या उनके पास सर्च वारंट्स थे उनके घर जाने के। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल एक और केस में था, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये एक नया केस है। सही, यानी दोनों जानिब से सिचुएशन को मिस हैंडल किया गया। तो अमीर अब्बास, अब ज़रा सूरत हाल पर आप रोशनी डालें। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नैब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा वफाकी हुकूमत के बकौल, और उसके बावजूद भी नैब गिरफ्तार नहीं कर सका हमजा शहबाज को, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, जो कि अपोजिशन के रहनुमा हैं। कैसे आप आज के इस जो आज तमाम वाक़े पेश आए, इस पर क्या तबसरा करेंगे? वो तो आपने देखा कि जो वहाँ पे मज़ामत हुई मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के जो गार्ड्स थे या इनके जो वर्कर्स थे उनकी जानिब से, मेरा ख्याल है बेहतर था कि इन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया नैब ने। अगर वो इसी बात पे मजिद रहते कि उन्होंने फौरन उसी हालत में या उसी जगह से गिरफ्तार करना है तो शायद कशीदगी बढ़ सकती थी, और फिर इनको मजीद जो है वो जिस तरह पीपल्स पार्टी शहादतें को इस्तेमाल करती है इसी तरीके से। लेकिन आज जो हुआ आप ये देखें कि नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नैब और चेयरमैन नैब किसी को जवाब दे नहीं, ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और ना ही किसी हद तक पाकिस्तान के सदर को। चेयरमैन नैब, मेरा ख्याल है राजा साहब मौजूद है, चेयरमैन नैब सिर्फ सदर को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, वो सदर को भी सब ऑर्डिनेट नहीं है उस तरह से। प्राइम मिनिस्टर यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री का तो ताल्लुक ही नहीं है चेयरमैन नैब के साथ। चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट है वो उसकी वही हैसियत है जैसे सुप्रीम कोर्ट की किसी जज की हैसियत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाया जा सकता, उसी तरीके से चेयरमैन नैब को भी जो है वो विद द सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन प्राइम मिनिस्टर या कोई और अथॉरिटी जो है वो हटा नहीं सकती है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टेट का लीगल इंस्ट्रूमेंट है। फिर इस लीगल इंस्ट्रूमेंट के पास गिरफ्तारी जो है किसी की या किसी मुल्जिम को गिरफ्तार करना, वो गिरफ्तारी फिर नैब के पास एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। नैब ने आज उस लीगल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जो कि नैब का हक है। अगर नैब के पास मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, राजा साहब के खिलाफ, जवाद साहब के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी अगर कोई मिनिमम रीजनेबल एविडेंस या प्रूफ मौजूद है तो वो हमें बुला सकते हैं इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर उनको लग रहा है कि हमारा गिरफ्तार होना जरूरी है तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये जो तमाशा इस मुल्क में हो रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी कर रही है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून कर रही है, ये तमाशा जो है ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक नैब इन केसेस को डायरेक्ट नहीं करेगा। अब आप देखें कि राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ, दोनों के खिलाफ 19 के करीब नैब रेफरेंसेस हैं और ये 5-5 साल से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके फैसले नहीं हो पा रहे। इसी तरीके से और दर्जनों केसेस ऐसे हैं पॉलिटिशियंस के भी और नॉन पॉलिटिकल जो इंडिविजुअल्स हैं उनके भी, कि जो कई साल से केसेस चल रहे हैं। जब आप केसेस पर एक्सपेडाइट नहीं करेंगे, जब नैब की वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से लोग एक्विट हो जाएंगे, तो इसका फायदा होता है पॉपुलर नैरेटिव जनरेट करने में, और वो इंतकामी कार्रवाई का नैरेटिव है, वो मजलूमियत का नैरेटिव है। यही नैरेटिव है जो मुस्लिम लीग नून भी कौम को बेच रही है, जो पीपल्स पार्टी भी कौम को बेच रही है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि नैब को और मौजूदा हुकूमत को यह एहसास क्यों नहीं हो पा रहा कि नैब के कवानीन के अंदर या नैब के रिसोर्सेज के अंदर या नैब के ह्यूमन रिसोर्स के अंदर या नैब के कैपिटल रिसोर्स के अंदर अगर कोई कमजोरी है, कहीं कोई कमी है, तो हमें उस कमी को दूर करना चाहिए था इन 7 महीनों के अंदर, ताकि नैब इस तरीके से काम करे कि कोई भी करप्ट जिसने इस मुल्क को लूटा है वो इस निजाम को डिच करता हुआ सीने पे हाथ मार के नैब को चक्कर दे के बरी ना हो जाए, जमानत ना ले ले और इस निजाम का मुंह न चढ़ाता फिरे। अगर लोग इस तरह करते रहेंगे तो फिर नैब बदनाम होगा, फिर वो लोग बाहर आके ये कहेंगे कि नैब हमें विक्टिमाइज कर रहा है। अब आप देखिए शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई, हालांकि मैं आपको इंतहाई
पाकिस्तान के मोतबर तरीन जराए से ये बात बता रहा हूँ कि जो केसेस शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब ने बनाया रमजान शुगर बिल का, उस केस में काफी हद तक जान है। इसी तरीके से एक ऐसे शख्स की जानिब से शहबाज शरीफ साहब के खानदान के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए बैरून मुल्क से, और जिस शख्स के नाम से वो पैसे ट्रांसफर हुए उस शख्स ने नैब को लिख कर दिया कि मैं आज तक बाहर जाना तो बहुत दूर की बात, मैंने आज तक जिंदगी में कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया, तो मेरे जरिए से बाहर से पैसा कैसे किसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है? ये दरख्वास्त मैंने खुद देखी है। तो ये इतने सॉलिड किस्म की चीजें बाजों का मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी जमानतें हो जाती हैं, फिर भी निजाम के अंदर इन लोगों के लिए फैसिलिटेशन मौजूद है। फिर अगर नैब आके इनको गिरफ्तार करता है तो आपने देखा कि आज ये इन्होंने नैब को किस तरीके से बुली किया, किस तरीके से कार्य सरकार में इन्होंने मदाखलत की। लेकिन अभी ये जो इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की नैब ने कि हम कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भी कार्य सरकार में मदाखलत, कुछ नहीं होगा। अब देखिएगा, अब जब तक आप चीजों को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आप चीजों को कंक्लूड नहीं करेंगे और फेयरली कंक्लूड किया जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ कंक्लूड किया जाए, उसमें कोई विंडिक्टिव जस्टिस वाली बात नहीं होनी चाहिए, तब तक फिर लोग आपके निजाम का मजाक उड़ाएंगे, तब तक लोग हमजा शहबाज बनेंगे, तब तक लोग मुस्लिम लीग नून के कारकुन बनेंगे, तब तक नैब को आगे से छितर पड़ेंगे, तब तक कोई भी किसी 96H में दाखिल नहीं हो सकेगा, तब तक लोगों को जमानतें मिलेंगी, तब तक लोग बरी होते रहेंगे, जरदारी साहब की तरह जो 11 मुकदमात में से बरी हो गए। ये अब प्राइम मिनिस्टर देखे हर स्पीच में आके कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने किसी को एनआरओ नहीं देना। भाई ये आप जो बातें करते हैं, ये बातें करने के बजाय कभी प्राइम मिनिस्टर ने इन 7 महीनों में एक दफा भी अपनी किसी स्पीच के अंदर ये बात नहीं की। एक जानिब तो वो कहते हैं कि मैं सबका एहतसाब करूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं के काबीना के अरकान कह रहे होते हैं कि जो एहतसाब का अमल चल रहा है वो तो अभी इस हुकूमत ने शुरू ही नहीं किया। तो जवाब जो तब्दीली का नारा लेकर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, फिर हुकूमत में भी आई, हुकूमत में आने के बाद क्या आपने उस नारे को ये जस्टिफाई कर पाई है? अवाम को तो ये उम्मीद थी कि एहतसाब का अमल बहुत तेज होगा, अक्रॉस दी बोर्ड होगा, गैर जानिबदार होगा। क्या एहतसाब का ये अमल आपको दुरुस्त सिमत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं तो जी 2 लेवल से बात करूंगा। पहला है पॉलिटिकल, उसमें तो आप देखें इमरान खान साहब ने क्या किया था 2018 में, जो कि नौजवानों को समझ नहीं आ रही। वो पता नहीं किस तरीके से इमरान खान साहब को देखते हैं। इमरान खान साहब खुद सबसे बड़ा मसला है अपनी पार्टी के अंदर। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के साथ, MQM के साथ, उन तमाम पार्टीज के साथ इलाहा किया और गवर्नमेंट बनाई मिलके उनके साथ, जिनको वो सारी उम्र बुरा भला कहते रहे। तो एक तो उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न पॉलिटिकल लिया कि आज तक लोग हैरान हैं। और अब तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कल शायद या आज उन्होंने ये भी कह दिया है कि MQM के साथ हम इत्तेहाद करेंगे आइंदा इंतखाबात में। तो मैं तो समझता हूँ कि उनके पास मॉरल ग्राउंड वैसे ही ख़त्म होगी, वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही होती है। और अगर वो ये कहेंगे ना, नहीं मैं तो अल्ताफ हुसैन साहब की उन्होंने बात की कि MQM के काबीना के दो अरकान जो उसमें शामिल हैं वो उनकी काबीना में सबसे नफीस अरकान है। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ, ये देखें, लेकिन उन नफीस अरकान का उस वक्त इमरान खान साहब को क्यों नहीं पता चलता था? इनका एक रिटोरिकल एक होता है, आउटबर्स्ट होता है, ये बस कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद इनको अगर वो गलत हो तो ये यूटर्न ले लेते हैं, अगर वो सही निकला है तो उस पर ये दाद चाहते हैं लोगों से। असल बात तो ये है कि इनकी कोई प्लानिंग उस वक्त भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अब इकॉनमी का भी आप सूरत हाल देख लें। अभी एक तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स हमने बात की, दूसरी तरफ आप देखें कि अगर आप ये एहतसाब की बात कर रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब का पैसा, मैंने पहले भी कहा, किधर है वो बताइए ना, वो कहाँ पे है? दूसरा, आपने मलिक रियाज साहब को भी आपकी अदालत ने छोड़ा है। मुझे बताएं कि क्या इस तरीके से कि आप कुछ पैसा जमा करा दें, फ़र्ज़ करें 490 या 456, मुझे एग्जैक्टली वर्ड वो नहीं आता, फिगर नहीं पता, लेकिन इतना ही है तकरीबन 460 अरब, इतना अरब रुपया जो है 490 अरब फ़र्ज़ करें उन्होंने जमा कराया है। और उसके बाद 460 चलें, और वो जमा कराने के बाद उनको क्लीन चिट मिल जाती है। आप पहले तो ये सोचें कि मलिक रियाज ने पैसा कमाया कितना है इस मुल्क में, जो कि 490 अरब रुपया जो है वो दे के कह रहे हैं मुझे क्लीन चिट दे दें। इसका मतलब उनके पास हज़ारों अरब मौजूद है। एक तो पहले ये बात है, आपने उनसे पैसा लेके छोड़ दिया, ये कौन सा एहतसाब है? नवाज शरीफ साहब का पैसा वापस नहीं आया। तीसरी बात अब करें, मुझे बताएं कि एक और मॉरल ग्राउंड उनकी जो अजीब है, जो कि इंतजामी अमूर की है। आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, हम कहते हैं कि ठीक है जी, जिस वजह से भी किया गया, जिस तरह भी किया गया, हो गए, उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। हालांकि मैं समझता हूँ उनको नाअहल किसी बड़े जुर्म के ऊपर करना चाहिए था। इनके पास कोई सबूत नहीं होते, पता नहीं किस तरह ये सिस्टम चलता है। मैं तो हैरान हूँ कि खरबपति लोग हैं, पता नहीं किस तरह पैसा बनाया है और कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। चले, उनको नाअहल कर दिया।
दूसरी तरफ उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी उस तरह ही नाअहल हैं। उन्होंने अपने ड्राइवर के नाम पे अकाउंट में पैसे मंगवाए, पता नहीं क्या क्या किया, मुझे पूरी बात का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बदउनवानी उन्होंने की और वो अदालत को ठीक नहीं लगी। उसी बात पे वो जो शिक है वही उन पर भी लगी, 62 जो है उसी के ऊपर इनको भी किया गया, नाअहल किया गया। लेकिन वो इनकी काबीना में बैठे होते हैं और वो बैठ के वहाँ पे बाकायदा उनको मशवरे भी दे रहे होते हैं। और फिर एक और बात, ये एग्रीकल्चरिस्ट की बात करते हैं कि मैं हूँ बड़ा अच्छा, आपने गन्ने के काश्तकारों का जो हाल किया है, आप जरा रिपोर्ट चलाएं ना बोल टीवी वाले, जाके पता करें साउथ पंजाब में किस तरीके से उन्होंने शुगर मिल्स अपनी जो है वो कायम की हैं, किस तरीके से एक खरबपति बने हैं और किस तरह इन्होंने गरीबों का खून चूसा है। ये एक ज़माना ऐसा था, मुझे एक बार सलमान अकरम राजा साहब मिले, अब मुझे नहीं पता वो इसको बात को कैसे डिनाई करेंगे या नहीं करेंगे, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझे कहा कि जहांगीर तरीन साहब इतना जुल्म करते हैं कि उन्होंने शुगर कंटेंट जो होता है ना जी, सुक्रोज कंटेंट जिसको हम कहते हैं गन्ने के अंदर होता है, वो साउथ पंजाब के गन्ने में उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है और जो नॉर्थ पंजाब है या सेंट्रल पंजाब उसके गन्ने की सुक्रोज की जो है वो मिकदार कम होती है। उसके बावजूद ये गन्ना उसी कीमत पे लेते थे जिस कीमत पे नॉर्थ या सेंट्रल पंजाब का लिया जाता है। तो ये हाल करते हैं लोगों का, ये एग्रीकल्चर पे हमें मशवरे देंगे। आप इस मुल्क का देखें हाल क्या है इस वक्त जो किसानों का। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब बहुत सारी जगहों पे मॉरल ग्राउंड ही पाकिस्तान की तो ज़ाहिर तारीख की रही, जो भी हुकूमत आती है वो अपने मफादात के लिए सिर्फ काम करती है। लोग मर रहे हैं, मैं आपके पास वापस भी आता हूँ। ये कहते हैं सख्ती, राजा आमिर अब्बास साहब से एक सवाल मुझे करना है। आप खुद से राजा आमिर अब्बास साहब, उसके बाद अमीर अब्बास भी बात कर रहे थे कि रमजान शुगर मिल केस में भी खासी जान थी, अच्छी खासी उसमें जान थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिल गई। जवाब मैं आपके पास वापस आता हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, क्या नैब का जो तहकीकाती अमल है उसमें कोई बुनियादी खामियां हैं? नैब केस को मजबूत नहीं बना पाता, फिर बाद में मुल्जिमान को, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को जमानत मिल जाती है, बड़े बड़े केसेस होते हैं, फिर वो कई कई साल तक चलते रहते हैं। तो नैब के तहकीकाती अमल में खामियां, इनको दूर करने की ज़रूरत है। देखिए, नैब में कैपेसिटी के इश्यूज हैं, नैब को डीपोलिटिसाइज करने की ज़रूरत है। नैब में पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ बैठे हुए हैं। नैब में जो इंडक्शन का तरीक़ाकार है उसे बड़ा एक क्लीन होना चाहिए, एक क्लियर किस्म की इंडक्शन का तरीक़ाकार हो। कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए कि जनाब अगर आपने इन्वेस्टिगेटर्स लेने हैं, आपने प्रोसिक्यूटर्स लेने हैं, तो आप उनको किस पैमाने पे देख के फिर लेते हैं। उसके बाद नैब के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो ये इश्यूज़ हैं कि जनाब नैब को अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो नैब बिल्कुल एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करती रही। नैब में जो चेयरमैन्स की अपॉइंटमेंट्स थी, आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पढ़े, आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने चेयरमैन नैब को भी बुलाया, प्रोसिक्यूटर्स को भी बुलाया और कहा कि जनाब ये आप लोग जो किसी को केस को शुरू में तो आप पगड़ियाँ उछाल देते हैं, लेकिन उसके बाद आप इसको हतमी अंजाम तक नहीं पहुँचा पाते। आपकी इन्वेस्टिगेशन में, आपकी प्रोसिक्यूशन में कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं। बाद में अदालतें मजबूर होती हैं कि ये दानिस्ता तौर पे रहती हैं, गैर दानिस्ता तौर पे रहती हैं, लेकिन अदालतें उनको कानून के मुताबिक फिर रिलीफ देती हैं। अब ये जो रमज़ान शुगर मिल का है, इसमें नैब को चाहिए कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है तो मेरे ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को 9 अप्रैल को लगी हुई है, इन्होंने चैलेंज किया है, तो वहाँ पे भरपूर तरीके से वो तमाम एविडेंस जो अगर लाहौर हाई कोर्ट की सामने उस अंदाज में ये पेश नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट में इन्हें पेश करना चाहिए। और अगर ये वाकई ही इतना स्ट्रॉन्ग केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़मानत कैंसिल भी कर सकती है। इसी तरीके से ये आज जो अरेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी ये कहते हैं जी राजा साहब, आपको लगता है कि नैब के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे? अगर पहले स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते तो शायद जमानत होती ही ना इस केस में। फिर देखिए, एविडेंस पहले पेश कर देती नैब। दो चीज़ें हैं, एक आपके केस की प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर कोर्ट में आके आपके पास एविडेंस भी होता है, मुझे याद है एवेंफील्ड के फ्लैट्स में आपके पास मौजूद था कि उन फ्लैट्स की कीमतें क्या हैं, उनके मार्केट वैल्यू क्या है, लेकिन अगर आप कोर्ट को कहेंगे कि जनाब आप गूगल करके ज़रा चेक कर लीजिए, तो फिर ये चीज़ें जो सी हैं ये अल्टीमेटली कोर्ट्स ने देखना है कि प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है, तो इससे नुकसान होता है। अब भी सुप्रीम कोर्ट में अगर वो एविडेंस लेके आएंगे और कहेंगे कि जी इतना स्ट्रॉन्ग केस है, वो जो 56 कंपनियों के इतना कुछ हुआ, वो जो 2 ऑफिसर्स इस मुल्क के फवाद हसन फवाद, आहद चीमा इतने अरसे से अरेस्ट थे, वो कौन से एविडेंस इन्होंने इकट्ठे किए, अदालत में क्यों नहीं ये लेके आ रहे कि जनाब ये वो बेज़ाब्तियाँ हुई थी। लेकिन जब अदालत में वो
आशियाना हाउसिंग का केस आया तो अदालत ने कहा हमें तो कोई ठोस जवाब नजर नहीं आ रहे। ब्रेक का वक्त हो रहा है राजा साहब, आपकी बात को ब्रेक के बाद कंटिन्यू रखते हैं। जो खामियां आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं या आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ खामियों की जानिब अमीर अब्बास इशारा कर रहे हैं, क्या ये खामियां चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को नहीं दिखाई देती? इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जवाद अहमद साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले राजा आमिर अब्बास साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि नैब के तहकीकाती अमल में जो खामियां हैं, नैब में कैपेसिटी की जो इशूज़ हैं, तो राजा साहब ये खामियां, ये कमियां आपको तो दिखाई दे रही हैं, एक आम आदमी को भी शायद अंदाज़ा हो जाता है। जावेद इकबाल साहब इन खामियों को दूर करने के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं नैब की माजी की कारकर्दगी में, जो पुराने हेड्स गुजरे नैब के, और जावेद इकबाल साहब की कारकर्दगी में अगर आप मवाजना करें, कुछ बेहतरी आपको दिखाई दे रही है मौजूदा दौर में? देखिए, बेहतरी की तरफ तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी बेहतरी जावेद इकबाल साहब से ज़्यादा ये पार्लियामेंट में जब तक नैब के कवानीन में कुछ जो सुखम है, कुछ जो उसमें लेकुनज हैं, जब तक उसे पार्लियामेंट में दुरुस्त नहीं किया जाएगा। अब ये नैब में जो अरेस्ट का अमल है सेक्शन 24 के तहत, इसमें किसी को नहीं पता कि किस शख्स को कब गिरफ्तार किया जाता है, क्या क्राइटेरिया रखा जाता है और क्यों अरेस्ट किया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि उसी के पैरेलल उससे मजबूत केसेस में अरेस्ट नहीं होते, वो लोग घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, रेफरेंस भी फाइल हो जाता है, अरेस्ट नहीं होते, फिर ये चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार। तो ये जब तक मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन मिल के पार्लियामेंट में इसमें लेजिस्लेशन नहीं करते, इस कवानीन को मज़ीद मौसर नहीं बनाते, तब तक नैब में कुछ चीज़ें रहेंगी। और उसके अलावा नैब में बात यह है कि आप जो मैंने शुरू में बात की कि इसमें रिसोर्सेज और दीजिए। आपको अगर 2 लाख 3 लाख रुपए की प्रोसिक्यूटर्स को अगर आप तनख्वाह देते हैं, उसके मुकाबले में अगर करोड़ों रुपए वाले लॉयर्स होंगे तो वो फिर वहाँ पे इश्यूज आते हैं। तो नैब को इम्प्रूव करना हुकूमत का काम है। जैसे कि खान साहब ने कहा कि हमने अदारों को स्ट्रॉन्ग करना है, इनको हमने फोर्टिफाई करना है। तो अदारों को अगर आपने मजबूत करना है तो फिर कानून साजी कीजिए। अभी तक किसी किस्म की कानून साजी की तरफ पार्लियामेंट में हमें कोई किसी किस्म का बिल नज़र नहीं आया जो टेबल हुआ हो। हमने सुना था फारूक नसीम साहब लगे हुए हैं, लेकिन वो डिबेट करें पार्लियामेंट में। हुकूमत को सीरियसली सोचना होगा कि किस तरह से कवानीन और तरमीम लेकर आनी है नैब के लिए। तो अमीर अब्बास, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ये कहते हैं कि एहतसाब अब सबके लिए होगा, बिला शिरकत गैर होगा, गैर जानिबदार होगा और इसकी डायरेक्शन भी सही सिमत में होगी। लेकिन ये सेलेक्टेड एहतसाब कब तक होता रहेगा? ये गैर जानिबदार एहतसाब का सिलसिला कब शुरू होगा? अमीर से भी अमीर की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है, उनको लाइन पर लेकर उनसे भी इस सिलसिले में बात करेंगे। लेकिन जवाब ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि इस वक्त जो एहतसाब चल रहा है आपकी नज़र में क्या ये गैर जानिबदार एहतसाब है? जिस तरह से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल भी कहते हैं कि वो बिल्कुल हर पार्टी को एक ही ऐनक से देखते हैं, उनके लिए एहतसाब का जो मेयार है वो बिल्कुल सीधा और साफ है कि इंसाफ सबके लिए। तो आप उनके इस मौक़िफ़ से एग्री करते हैं और इस वक्त नैब की कारकर्दगी को भी आप इसी तनाजुर में देखते हैं? देखिए, मैं उनकी नीयत पे तो नहीं शुबा करना चाहता, एक बड़े इदारे के वो जो हैं वो हेड हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री मैं देखता हूँ पूरी, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस मुल्क में जो ताकतवर हैं, जो दौलतमंद हैं और जो बहुत बाअसर लोग हैं और मशहूर लोग भी जो हैं, वो अपने आप को आराम से बचा के रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ आप ये देखें कि अगर कोई अमीर गरीब का मसला किसी ने खड़ा किया इस मुल्क में तो भुट्टो साहब ने किया। मैं ये नहीं कहता, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल डीजेनरेटेड किस्म की पार्टी है इस वक्त, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता उनकी पॉलिसी से, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ हैं। लेकिन भुट्टो साहब को फांसी पर लटकना पड़ा क्योंकि उन्होंने अमीर गरीब की बात की इस मुल्क में। इस मुल्क में असल मसला जो है वो बार बार मैं कह रहा हूँ, वो 99% जो बमुकाबला 1% है। तमाम असासे, तमाम जो इस मुल्क के रिसोर्सेज हैं वो चंद लोगों के पास हैं, बाकी सब लोग जो हैं उनके रहमो करम पे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नैब भी एक ख़ास हद से ज़्यादा ये कर नहीं सकती। ये पॉलिटिकल मसला है, जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इस 99% की नुमाइंदगी नहीं करेगी और इन लोगों को अपने हाथ से कानून, अपने कलम से कानून नहीं बनाने का कहेगी, उस वक्त तक ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि सिलेक्टिव एहतसाब ही होगा। अभी आप देख लें पनामा के अंदर जितने लोग थे
वो सारे के सारे उनके तो नाम हैं, उन सब पे आप केसेस डालें, एक एक के ऊपर केस डालें, तो फिर तो आपको हमें लगे कि हाँ यार एहतसाब इस मुल्क में शुरू होने लगा है, वो सारे के सारे जो हैं वो पकड़ में आए। लेकिन आप देख लें वो उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उन पर आप हाथ नहीं डाल रहे। फिर आपके पास ऐसे लोग भी हैं इस मुल्क में, परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, जिनको आपने वो अदालत इधर आते नहीं हैं, वो अपना मुकदमा नहीं लड़ते, वो अगर लड़ते हैं तो उधर से वो टेलीफोनिक वो वीडियो के ऊपर करते हैं, और ये उनके साथ एक जो ख़ास किस्म का एक बर्ताव किया जाता है, ये भी आपके सामने है। इस मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे अदारे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एहतसाब कभी ना हुआ। जवाब अब तो अदालत ने उन्हें बुला लिया है, 2 मई का हुक्म दे दिया गया कि 2 मई से पहले वो मुल्क में वापस आएं। ये देखें, मैं तो समझता हूँ कि जब वो आएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, फिर तो मैं मानूंगा। अभी तक तो वो नहीं आए, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वो अपने केसेस का सामना करेंगे। लेकिन उन पे तो जो केसेस बनते हैं वो इतने ज़्यादा संगीन हैं। उन्होंने तो सबसे पहले तो आइन तोड़ा है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने वो जो इमरजेंसी लगाई है, वो दोनों खिलाफ आइन काम है। मुझे नहीं लगता कि उनको वो वाली सज़ा मिलेगी जो किसी और आदमी को आप देते हैं। और वैसे भी मैंने इस मुल्क के अंदर, आप बिल्कुल, ये हम सब की आपस की बात है, मैंने इस मुल्क में आज तक किसी भी इंसान को, भुट्टो साहब के अलावा, उनको बहुत ज़्यादा शिकंजे में कानून के लेके एक एक चीज़ उनकी जो है उनका बकिया उधेड़ना मैंने नहीं देखा, अभी आज तक तो नहीं हुआ। और अमीर लोग बहुत हैं, देखें पॉलिटिकल क्लाउड तो देखें, पॉलिटिकल लोग आप अलहदा कर दें, वो एक पूरी अलहदा आप समझें कि एक सेक्शन है सोसाइटी का, जिसमें चंद हज़ार लोग हैं जो बार बार असम्बलीज़ में मुख्तलिफ पार्टी से जाते हैं, और वही बासर लोग हैं, वही ताकतवर लोग हैं, बरादरी पे लड़ते हैं, अपने रोब पे लड़ते हैं, डर पे लड़ते हैं, पैसे पे लड़ते हैं इलेक्शन, उनको आप साइड पे कर दें। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर बाकी जो लोग हैं जिन्होंने पैसा इतना कमाया, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनका एहतसाब कब होगा? और वो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कर्जे माफ़ कराए हुए हैं, इतने सारे लोग हैं जो डिफ़ॉल्टर्स रहे हैं, उनके ऊपर एहतसाब कब होगा? ये इमरान खान साहब की सिर्फ बातें हैं, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में वो लोग मौजूद हैं। और जब इमरान खान साहब अभी तक नाअहल एक आदमी को अपने साथ बिठाते हैं, तो आप खुद ही देखिए कि उनका कानून ज़ाहिर सबके लिए एक ही होना चाहिए। और अब इस हुकूमत पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। ये हुकूमत कई अहम मामलात में यू टर्न लेती है। अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा रह गया है, तो आखिर में एक और अहम मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये हुकूमत बड़े मामलात पर यू टर्न लेती रही है, और ऐसा ही एक मामला टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी है। ये वही टैक्स एमनेस्टी स्कीम है जो जब शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है नून लीग की जानिब से जब उन्होंने इसका ऐलान किया था, तो उस वक्त खासी तनकीद का निशाना इस हुकूमत ने, असद उमर साहब ने जो उस वक्त अपोजिशन में थे, खुद इमरान खान साहब ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन आज असद उमर जब वज़ीर ख़जाना है, तो उसी टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान उन्होंने किया है। आदिल अमीन साहब टैक्स उमूर के माहिर हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस सिलसिले में कुछ बात कर लेते हैं। आदिल साहब, माजी में ये हुकूमत बड़ी तनकीद का निशाना बनाती रही है इस स्कीम को, अब ये हुकूमत खुद ये स्कीम लेकर आ रही है, क्या इससे फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान की मईशत को? क्या मजबूरी थी ये स्कीम लाना? जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है इस प्रोग्राम में। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री को समझ लिया जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी कि एमनेस्टी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। पाकिस्तान में हमेशा से हो ये रहा है कि जितनी भी हमारी इकॉनमी है वो मेजरली ग्रे है। आप इंपोर्ट करते हैं, और हमारी जो इकॉनमी है वो मेजरली ट्रेडिंग इकॉनमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी नहीं है। हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद ले आते हैं अपने पोर्ट्स पे या बॉर्डर पे, चीज़ें आती हैं, वहाँ हम कस्टम्स पे करते हैं, और हमारा जो भी इंपोर्टर है वो वहाँ से फौरन जैसे ही निकलता है तो हम उसको फाइनल टैक्सेशन रिजीम में ले जाते हैं। चाहे सेल्स टैक्स का हो, एडिशनल टैक्स ले लेते हैं, चाहे इनकम टैक्स का हो, वहाँ पे हम टैक्स काटते हैं और उसको भेज देते हैं ग्रे इकॉनमी में कि आप अनरजिस्टर्ड बंदों को बेचें, और उन्हें कोई पूछताछ इस बात की नहीं होनी कि ये सेल्स टैक्स इनवॉइस देनी है या नहीं देनी। आपने 3% हुकूमत को या 2% दे दिया, एडिशनल टैक्स सेल्स टैक्स पे कर दिया, और आप फारिग हो गए। लिहाजा हुकूमत जबरदस्ती तमाम चीज़ों को ग्रे इकॉनमी में ठोस देती है, और फिर जाके आखिर में ये ढूंढते हैं रिटेलर के पास, एंड कंज्यूमर के पास, कि ये आप टैक्स आप दोबारा ढूंढें। जब इतना बड़ा ग्रे एरिया बीच में क्रिएट हो जाता है तो जाहिर है उससे सारी की सारी ब्लैक मनी क्रिएट होनी है, ग्रे इकोनॉमी क्रिएट होनी है। अब उसके लिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएंगे तो इतनी बड़ी जो ग्रे इकोनॉमी है उसको आपने हर सूरत किसी न किसी एमनेस्टी के थ्रू ही लेके आना है। आप एमनेस्टी देंगे और डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करेंगे तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलें आदिल साहब साथ रहिएगा। ज़रा माजी में ये हुकूमत इसी स्कीम पर तनकीद करती रही, लेकिन अब ये खुद लेकर आ रही है। राजा आमिर अब्बास साहब, आपके भी सामने पूरी सूरत हाल है। ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम को अब यही हुकूमत लॉन्च करने जा रही है। माजी में ये उस हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करती रही है, आपका इस पर क्या टेक है?
देखिए, एमएनएसटीज जब भी दी जाती हैं तो वो इस वजह से दी जाती हैं कि आपका जो बेसिक सिस्टम है या जो स्ट्रक्चर है टैक्स का, उसमें इतनी लूप होल्स हैं, वो कैटर नहीं कर सक रहा, वो उस तरीके से अमाउंट और रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा। और आपके पास, जैसे इन्होंने कहा कि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जब डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो आप जब इस प्रेशर में आ जाते हैं कि आप कहते हैं चले कुछ तो आ जाएगा। और जो एमनेस्टीज दी गई माजी में, तो उससे बहुत से चीज़ें ऐसी हुई कि आपको जो ये डार साहब के ज़माने में एमनेस्टी दी गई, आपके इल्म में है कि तमाम ब्लैक मनी को उन्होंने वाइट करने के लिए कह दिया और कहा कि कोई अदालत फिर इनसे नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से कमाया है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो जब इस किस्म की एमनेस्टीज आती हैं तो ये फिर ठीक है। राजा अमीर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया है। जवाद अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आमिर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद थे, आदिल अमीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।